अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की। ये भी वो राज्य हैं जो बीजेपी ने स्वीप किए थे। 11 सीटों वाला छत्तीसगढ़ क्या कह रहा है, आज छत्तीसगढ़ का मूड क्या है लोकसभा को लेकर के आपको दिखाते हैं। पिछली बार इनमें से 10 सीटें बीजेपी के पास थी, 1 सीट कांग्रेस पार्टी के पास थी। तो छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में पहले वोट शेयर देखिए। 46% वोट बीजेपी को मिल सकता है, 43% वोट कांग्रेस पार्टी को। गैप बहुत ज्यादा नहीं है, 46% बीजेपी, 43% कांग्रेस पार्टी, 11% वोट अन्य को मिल सकता है। और इस वोट शेयर को अगर हम सीटों में ट्रांसलेट करें तो आपके सामने सीटें आएंगी। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से किसे कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई देती हैं। केवल 3% का गैप वोट शेयर में। सीटों पर जब आप आते हैं तो यहां भी कांग्रेस पार्टी पिछली बार की तुलना में बेहतर कर सकती है। 7 सीटें भाजपा, 4 सीटें कांग्रेस पार्टी, यानी सीधे सीधे 3 सीटों का 19 की तुलना में बीजेपी को नुकसान और 3 सीटों का कांग्रेस पार्टी को फायदा होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन बीजेपी फिर भी यहां बहुत बेहतर है। और ये सारे वो राज्य हैं, राजस्थान हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, जहां बीजेपी ने 95% से ज्यादा स्कोर किया। और आप देख रहे हैं 7 सीटें बीजेपी अब भी यहां जीत सकती है। कांग्रेस पार्टी 4 सीटें जीतती हुई हमें दिखाई दे रही है। लेकिन राजस्थान की तरह कुछ भरपाई ऐसा लगता है कि पिछले नतीजों की तुलना में कांग्रेस पार्टी ने की है। चंद एक सीटें कांग्रेस पार्टी बीजेपी से छीनती हुई दिखाई दे रही है। जो राजस्थान में अगर 4 हैं तो कांग्रेस, तो यहां छत्तीसगढ़ में भी 4 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतती हुई हमें दिखाई देती है। तो गैप कम हो रहा है छत्तीसगढ़ में भी। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लगातार हमारी चर्चा चल रही थी कि ये जितनी सीटें कम हो रही हैं भाजपा की, क्या इसकी भरपाई भी किसी और जगह से होगी। 4 सीटें राजस्थान से और 3 सीटें यहां 19 के कंपैरिजन में देखें तो छत्तीसगढ़ में कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रदीप जी, ये 100% स्ट्राइक रेट वाले राज्य थे। यहां बीजेपी लग रहा है कि कुछ ग्राउंड दे रही है कांग्रेस पार्टी। नहीं, अगर छत्तीसगढ़ को देखें आप तो पिछली बार भी बीजेपी के लिए मुश्किल थी, संकट था। इसीलिए बीजेपी ने, संकट इसलिए था कि जो उसके सांसद थे उनकी एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा थी। तो बीजेपी ने अपने सारे सांसदों के टिकट काट दिए थे। तो उसके बाद जो है 11 में 10 सीटें जीती थी। इस बार क्या होगा, अब ये जो गैप कम हुआ है, ये एंटी इनकम्बेंसी सांसदों की है या राष्ट्रीय पार्टी से नाराज़गी है, इसका पता जब तक नहीं लगता तब तक अगर सांसदों से है तो टिकट काट कर उसकी भरपाई हो सकती है। अगर राष्ट्रीय पार्टी से है तो उसकी भरपाई बड़ी मुश्किल है। हालांकि समय है अभी 7-8 महीने का, लेकिन निश्चित रूप से बीजेपी के लिए वो स्थिति नहीं है जो 2019 में थी। बीजेपी को आप बढ़त दिखा रहे हैं लेकिन 2019 से कम। भावेश, देखिए, यहाँ पे 3 फैक्टर है जो बीजेपी के लिए नुकसानदायक है। जो पिछली बार 9 सीटें बीजेपी जीती थी। एक फैक्टर जो है बीजेपी के लिए, वहाँ पे लोकल लीडरशिप का थोड़ा सा क्राइसिस हो गया। पिछली बार 2019 में आप देखेंगे तो उसके आसपास रमन सिंह एक एक्सेप्टेबल फेस हुआ करते थे। फिलहाल आज की डेट में वो स्थिति नहीं है। बीजेपी का सेंट्रल लीडरशिप खुद ही कंफ्यूज शायद लग रही है कि उनको किसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो एक फैक्टर वो है। दूसरा फैक्टर ये कि जो स्टेट गवर्नमेंट है कांग्रेस की, फिलहाल वो ठीक ठाक काम कर रही है, तो उसका एक एज उसको लोकसभा इलेक्शन में भी मिल सकता है। तीसरी फैक्टर ये है कि जो 9 इनके पास जो सांसद है उसका एंटी इनकम्बेंसी है और काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी है। हो सकता है कि कैंडिडेट चेंज कर दे तो ये स्थिति बदल जाए, लेकिन वो काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि जो असेंबली का चुनाव होगा उस पर कैसा रिजल्ट आता है। वो तो आपने 7 सीटें राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन 2 राज्यों से देखें तो आपने बीजेपी की कम कर दी है 19 की तुलना में। मैंने कम नहीं किया। राशिद साहब, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी 19 से बेहतर करती दिख रही है, 4 सीटें निकाल सकती है। जी देखिए सौरभ, मैंने जैसे कहा कि वो 19 में भी अगर जो बालाकोट वाला मामला नहीं होता तो हो सकता है कांग्रेस को 3-4 सीटें वहां मिल जाती। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर सामान्य चुनाव होगा तो 24 में नरेंद्र मोदी जी को काफ़ी समस्याएं होंगी। अभी तो हम बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल और कर्नाटक की बात नहीं कर रहे हैं जहां भारी संख्या में सीटों का नुकसान हो सकता है, क्योंकि भाजपा को बहुत वहां पे भी अच्छी परफॉर्मेंस हुई थी, जो एक तरीके से हिंदी हार्टलैंड के बाहर के जो राज्य हैं। तो ये तमाम जोड़ घटाव बताता है कि देश का जो मूड है इस समय, वो नरेंद्र मोदी जी को एक बढ़त तो है लेकिन एक कंफर्टेबल बढ़त नहीं है। और छत्तीसगढ़ इसको बहुत साफ तौर से मतलब एक तरीके से रेखांकित करता हुआ नजर आता है। बार बार आपने भी, बाकी लोग भी बात करते हैं कि पुलवामा ने, बालाकोट एयर स्ट्राइक ने एक बड़ी जबरदस्त जंप दी थी बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को। कोई आंकलन है कि आम चुनाव में और बालाकोट के बाद जो बनी परिस्थितियां थी, कितना मार्जिन आ गया उसके बाद?
सौरभ देखिए, उसका कहना बड़ा मुश्किल है, शायद भावेश उसका जवाब दे सके। मुझे लगता है 40-50 सीटों का फर्क पड़ा था। अच्छा, मानते हैं भावेश आप ये? मुझे लगता देखिए है मैं बताता हूँ, जो कोई भी फर्क चुनाव पड़ा था, प्रदीप जी। वो वोट शेयर का, जो सीट शायद 50,000 से जीतते वो 3 लाख से जीत गए, तो उसका फर्क निश्चित रूप से पड़ा था कि टोटल वोट परसेंटेज उससे शायद कम होता, लेकिन बालाकोट ना होता तो बीजेपी के 303 ना आती। ये मानने का कोई तार्किक आधार नहीं है। ये केवल एक ओपिनियन हो सकती है कि ऐसा होता तो ऐसा होता, और ये क्यों मानकर चल रहे हैं राशिद साहब कि इस बार कोई बालाकोट नहीं होगा? नहीं, अरे आप कह रहे हैं बालाकोट दोबारा होगा? नहीं, उस तरह का कुछ भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है। अभी राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने कारगिल के टाइम एलओसी पार नहीं की थी, लेकिन याद रखें हम तब भी पार कर सकते थे, आज भी कर सकते हैं, और जरूरत पड़ेगी तो कल भी करेंगे। और इतना ही बहुत होता है नहीं, उन्होंने ये बात फिर दोबारा रिपीट भी की। उन्होंने कहा कोई नहीं समझाओ तो मैं दोबारा इस बात को कह देता हूं। तो ये बड़ी चर्चा है देश के अंदर कि क्या 2024 के चुनाव से पहले कोई ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि एक बार फिर हम कोई तनाव होता सीमा पर देखें। हर्षवर्धन जी, नहीं, एक तो ये कहना कि बालाकोट ने एज दे दिया था। नहीं, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता हूं, और ये कहते हुए उस साजिशी सिद्धांत के साथ हम लोग जाते हैं कि पुलवामा कोई ऐसी साजिश थी जो चुनाव के लिए हुई। मुझे लगता है एक पत्रकार के तौर पर, एक भारतीय नागरिक के तौर पर इसको स्वीकार करना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो बहुत मुश्किल है कि देश की सेना और उसका, जिसको हम कहें कि कोई उसका सैक्रिफाइस करेगा, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। ये बहुत ही खराब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। जहां तक रही कि भारत क्या पाकिस्तान या पीओके या कहीं कोई आतंकवादी ठिकाना है उस पर हमला कर सकता है, अब एक्चुअली मैं भी इस पे कैविएट दे दूं क्योंकि अभी ये चर्चा हुई। हम लोग जब बात करते हैं तो पुलवामा बालाकोट में कई बार अंतर नहीं करते हैं, और मैंने भी जो यहां भी कहा, हमने जो बात की उसमें भी कोई गलत संदेश नहीं जाना चाहिए, तो उसको क्लैरिफाई कर देना चाहिए। ये चर्चा कि पाकिस्तान में घुसकर कोई कार्रवाई हो सकती है, ये प्रेमाइस नहीं है कि क्या हमारे यहां कोई दोबारा ऐसी कोई आघात हमको पहुंचेगा जिसका जवाब हम देंगे, वो बात नहीं होगी। जवाब ये कि क्या कोई कार्रवाई पीओके में या आतंकवादियों के लॉन्च पैड्स पर कोई ऐसी कार्रवाई क्या भारत इनिशिएट कर सकता है, ये बात जो पहले लगता था कि असंभव है। 26/11 के बाद हमने कुछ नहीं किया, सेना तैयार थी, जो ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है कि भारतीय सेना तैयार थी, एक्शन करने के लिए सरकार एक समय तैयार थी, लेकिन कांग्रेस में ये राय बनी कि अगर ऐसा एक्शन हमने लिया तो इसका फायदा चुनाव में बीजेपी को मिल जाएगा, इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया। बालाकोट करके हमने बताया कि हम सीमा पार कर सकते हैं, वो जो वर्जना थी उसको तोड़ दिया। तो बात करें तो पुलवामा नहीं बालाकोट कहना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरा मैं ये कह रहा हूं, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान को भी पता है वो ऐसी हरकत करने से बचेगा। दूसरा मैं कह रहा हूं कि जब हम लोग ये बात करते हैं तो मुझे लगता है कम से कम जो हिस्टोरिकल डेटा है उसकी बात तो जरूर करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सबसे मजबूत राज्य, 2014 में 71 + 2 73 सीटें, 71 भारतीय जनता पार्टी की, 2 अपना दल अनुप्रिया पटेल वाली। 19 में क्या होता है, 19 में 62 + 2 62 भारतीय जनता पार्टी और 2 अनुप्रिया पटेल वाली। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी देश में इक्वेशन था वो पॉलिटिकल इक्वेशन के लिहाज से चेंज हुआ। उसमें बालाकोट, अगर बालाकोट होता तो 80 में 80 2019 में क्यों नहीं जीते? तब कहेंगे कि सपा और बसपा का गठजोड़ हो गया। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल नैरेटिव अपनी जगह है, सिक्योरिटी का मसला अपनी जगह है, और यह हर कोई जानता है कि देश की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय जो विमर्श होता है उसको लेकर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बात बनती है। कोई ऐसी मुश्किल होगी तो उसका जवाब हमारी सेना देगी। जी संजीव जी, नहीं आपने जो अभी 2 बातों का कम तुलना किया, ये इंटरेस्टिंग है। बालाकोट हुआ तो यूपी में 14 से कम सीट आई बीजेपी को, तो फिर तो सीटें बढ़ जानी चाहिए थी। मतलब अलायंस को जहां काम करना था वहां अलायंस किया, 9 सीटें कम हो गई, 9 सीटें कम हो गई, लेकिन इसका मतलब अलायंस चला, जितना भी असर अलायंस का होना था वो हुआ। बालाकोट की एयर स्ट्राइक उसको ओवरराइड नहीं कर पाई। संजीव श्रीवास्तव साहब, देखिए ये सब क्या ना इफ एंड बट की जो पॉलिटिक्स होती है और जो हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं कि ऐसा होता तो वैसा होता, ये सब बातें बड़ी मुश्किल हैं। लेकिन 2 बातें कम से कम ये तो मेरे पर्सनल अनुभव में और मेरी समझ के अनुसार तो बिल्कुल तय है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक से और जो घुस के मारने वाली जो प्राइम मिनिस्टर की बात होती थी उस पे अमल होने से एक देश का नैरेटिव उस समय बदला। अब वो जैसे प्रदीप जी कह रहे हैं कि जो 3 लाख से जीते वो 50,000 से शायद जीतने वाले तो थे ही, लेकिन मेरा दूसरा तर्क उसमें ये है कि जब कोई चीज़ चढ़ती है
तो उसके चढ़ने की कोई सीमा नहीं होती, और जब गिरती है तो गिरने की कोई सीमा नहीं होती बाय एंड लार्ज। तो वो अब वो बालाकोट की वजह से हुआ कि वो वैसे भी जीत रहे थे, ये तो एक एंडलेस बहस है, तो वो तो हो चुका। अब मुद्दा तो ये है कि जो बार बार राशिद कहते हैं कि सामान्य चुनाव हुए, मतलब उनका कहना है अगर कोई बहुत नाटकीय बात नहीं हुई ऐसी तो बड़ा कठिन चुनाव होगा। मुझे भी लगता है ऐसा हो सकता है। और सामान्य बात क्या नहीं हुई, आप सौरभ आप स्वयं इशारा करे जा रहे थे, बार बार बोल रहे थे भाई ये देश में बड़ी चर्चा है कि क्या होगा 2024 से पहले ऐसी घटना, और उसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है जैसे हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि कोई पुलवामा बालाकोट की बात लेके कोई साजिश की तरफ इशारा है या कोई कॉन्स्पिरेसी की, नहीं। एक इवेंट हुआ, उस पर जो भारत सरकार का रिएक्शन रहा, उसने देश को एक इमोशनल मुद्दा दिया, एक इमोटिव पिच दिया, राष्ट्रभक्ति की भावना ज्यादा भरी, उसका सीधा लाभ बीजेपी को मिला। अब इस बार अगर भारतीय सेना पीओके में घुस जाए और उसका कब्जा कर ले तो खत्म हो जाएगी ना ये सारी चर्चा। आप उनमें क्या बात करते रहेंगे, 330 3 की 330 हो जाएंगी। क्योंकि अगर कोई भावनात्मक मुद्दा आता है जिसमें पूरा देश एक डोर से बनता है, तो फिर ये सारी गुणा भाग, छत्तीसगढ़ में इनकी परफॉर्मेंस बघेल की कैसी है, अशोक गहलोत क्या कर रहे हैं, कर्नाटक में जीत गई थे सिद्धरमैया सर, ये सब बातें धरी रह जाती है। देन इक्वेशन अलग होती है। अब आपने जो सौरभ स्पेसिफिक बात की कि क्यों बालाकोट और उसके बाद भी आपकी 73 से 64 क्यों है, 62+2 वहां पे कम क्यों हुआ, इसका भी उत्तर मेरे पास नहीं है। लेकिन अलायंस था, एसपी बीएसपी जैसे दो जबरदस्त जो रीजनल पावर्स हैं उत्तर प्रदेश के, उनके अलायंस के बावजूद योगी मोदी जी की टीम का इतना अच्छा परफॉर्मेंस यूपी में, अब हम उसको किसका श्रेय दें, कम हो गया या इतना जबरदस्त वो ले आए ऐसे फॉर्मिडेबल ऑपोजिशन के बावजूद, ये भी एक पास्ट को एक्सट्रापोलेट करने की बात है। अब देखते हैं इस बार क्या होता है। और इस बार सामान्य चुनाव होते हैं जैसे राशिद कह रहे हैं कि होंगे तो कठिन होगा, या फिर कोई ऐसा इवेंट होगा जो ये गणित बदलेगा। ये एक कौतूहल का मामला है और उसके लिए हम आप भावेश किसी को कुछ नहीं मालूम है। तो अरे अच्छा, क्योंकि राशिद साहब ने बार बार एक सामान्य असामान्य वाली बात होती है ना चुनाव की, अरे जो अनौपचारिक राशिद साहब देश में चल रही है। आपने कहा, मैं आपकी बात का मतलब निकाल रहा हूं कि मतलब 19 का चुनाव बालाकोट एयर स्ट्राइक की वजह से असामान्य परिस्थितियों का चुनाव था, 24 का चुनाव आप मानते हैं सामान्य चुनाव था, 14 का चुनाव सामान्य था। जी जी, जैसे राशिद साहब 14 का चुनाव बिल्कुल सामान्य था और बदलाव का था, जैसे 1977 का चुनाव था। देखिए, जो मेरे मित्र हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी, मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। ये कोई इसमें कोई आदमी कोई और बाल की खाल नहीं निकाल रहा है या कोई कॉन्स्पिरेसी देख रहा है। देखिए, कारगिल का हुआ, घुसपैठिए आ गए थे पाकिस्तानी, हमने उनको एक युद्ध जीता, उसको अटल बिहारी वाजपेयी जी को राजनीतिक रूप से लाभ हुआ। इंदिरा जी की हत्या हो गई, इंदिरा जी की हत्या हुई, उसका राजनीतिक लाभ उस समय कांग्रेस पार्टी के हुआ। ये तो कोई सिरफुरा ही कहेगा कि कोई इंदिरा जी की हत्या के पीछे भी कोई 71 में बांग्लादेश बना तो लैंडस्लाइड हो गया। इतना बड़ा देश है, इतनी सारी घटनाक्रम होता है। नहीं, बांग्लादेश का तो उससे पहले चुनाव हो चुका था। तो बांग्लादेश का युद्ध बाद में हुआ। देखिए, तथ्यों को हम रख रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि भावनात्मक मुद्दे पे एक वोटिंग पैटर्न जो है वो थोड़ा बदल जाता है। और ये जैसा मैंने 1984 की घटना का जिक्र किया, 1999 के चुनाव का जिक्र किया, इस तरह के चुनाव में भी हो चुका है। ये कोई 2019 का कोई ना कोई अपवाद था और ना कोई उसमें हमें कोई उस पर रहस्य ढूंढना चाहिए या कोई कॉन्स्पिरेसी एंगल हो। ये एक चीज जरूर मुझे एक भारतीय होने के नाते एक डिस्टर्ब करती है सौरभ, जिसका मैं जरूर उल्लेख करना चाहूंगा कि जो बात पीओके हमारा है तो उसको कब्जा करने के लिए हम चुनाव का इंतजार क्यों कर रहे हैं? ये राजनीति से प्रेरित बयान क्यों दिए जाते हैं? अगर पीओके को हम ले सकते हैं अपनी तरफ मिला, वो हमारे देश का हिस्सा है, तो आज और अभी क्यों नहीं? क्यों हम 24 की बात कर रहे हैं? तो ये सारी की सारी चीजें इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखनी चाहिए। ये तो एक हमारा हक है, वो हमें मिलना चाहिए। ये कहना कि इसका इमोशनल असर होता है, उससे डायनेमिक्स बदल जाती है चुनाव की। हम कारगिल जीते, उसके बाद चुनाव हुआ, तुरंत चुनाव हुआ और उसका नतीजा क्या हुआ? बीजेपी की सिर्फ एक सीट बढ़ी थी, 181 से 182 हुई, उससे ज़्यादा कोई फायदा नहीं हुआ। अगर उस कारगिल युद्ध के कारण एक सीट मिली तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितना इम्पैक्ट था। और कारगिल युद्ध के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ, बीजेपी नंबर 1 से नंबर 3 हो गई। तो ये कहना कि जो है इस तरह के एक्शन का फायदा होता है, ये मतलब अनुमान तो कोई कुछ भी लगा सकता है, लेकिन जो घटना हो चुकी है उसकी अगर तुलना करें आप,
और हम सब ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं प्रदीप जी, अभी हुई इसको थोड़ा सा और पर्सपेक्टिव में रखने के लिए कि अगर 19 के चुनाव की बात हो रही है, बालाकोट एयर स्ट्राइक ना होती, हमने क्योंकि उसका पाकिस्तान को जवाब ना दिया होता, तो बीजेपी कांग्रेस में इतना गैप ना दिखाई देता हमें। हम ये बात कर रहे हैं ना कि कांग्रेस देखिए 4 सीट छत्तीसगढ़ में, 4 सीट हमको राजस्थान में लेती हुई दिख रही है। नहीं, जो सुपड़ा साफ हुआ वो ना होता। नहीं, मुझे लगता है सौरभ जी, देखिए हम लोग राजनेताओं को उनके काम का आकलन करना बंद कर देते हैं। हम ये कह रहे हैं कि एक घटनाक्रम हुआ, इस देश के हर नेता का पूरा जो भी उसका आधार था, जो भी उसकी अपील थी, वो खत्म हो गई। क्या कोई अपील थी क्या कांग्रेस की किसी नेता की? कोई है? कोई इस पूरे पैनल में कोई कह सकता है कि 2019 में कांग्रेस का कोई नेता है जिसकी वो अपील थी? और अगर वो अपील नहीं थी तो आप किस बूते पर ये उम्मीद कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी को हटा देंगे? कोई आधार होना चाहिए ना। ठीक है, बालाकोट या कोई भी कभी होगा, देश की कोई भी सरकार रहेगी, सेना दूसरे देश को अगर कोई जिसको कहते हैं कि हिमाकत करेगा तो उसका जवाब देगी। नेशनल नैरेटिव हमेशा सरकार के साथ होगा। लेकिन ये कहना कि उसकी वजह से सरकार बन गई, मुझे लगता है बहुत ज्यादा। वो ये तो कह नहीं रहे कि 150 सीट आती है भाजपा की। उन्होंने भी कहा 300 नहीं आती, शायद 220 आती। अब देखिए ये वाला आंकड़ा तो इसके लिए तो मतलब कोई बहुत जो आजकल चल रहा है ना ज्ञानवापी सर्वे के लिए, वो क्या है, पेंट्रेटिव ग्राउंड पेंट्रेटिव रडार टेक्निक, तो वो नीचे तक जाकर वो कैमरा खींच लाता है। तो वही वाली टेक्निक लगानी पड़ेगी, कितनी सीटें कम होती कितनी ज्यादा। अब सामान्य चुनाव का बदलाव समझ चुके हैं। आज की नॉर्मल कोई ऐसा मुद्दा ना आ जाए, ऐसा कोई बड़ा इवेंट ना हो जाए जो देश को बिल्कुल एक सिरे से बांध दे, एक सूत्र में बांध दे, जैसा बालाकोट एयर स्ट्राइक था। तब उस आधार पर उनका आंकलन यह है कि कांग्रेस पार्टी को बेहतर करना चाहिए, जहां डायरेक्ट कॉन्टेस्ट है बीजेपी के साथ। बिल्कुल, मैं अभी छत्तीसगढ़ का डाटा देख रहा हूँ। देखिए, कांग्रेस को 4 सीटें दिखा रहे थे जब छत्तीसगढ़ बना था 2000 में। उसके बाद सबसे बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस का ये माना जा सकता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ें भी है छत्तीसगढ़ को लेके। देखिए 2019, 2014 और 2019 के जो चुनाव हुए थे छत्तीसगढ़ में, दोनों ने, भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने, दोनों ने अपना वोट बैंक डबल कर लिया था। भारतीय जनता पार्टी ने 25 से बढ़ा के 50 किया था और कांग्रेस ने 20 से बढ़ा के 40 किया था। तो दोनों का वोट बैंक डबल हुआ था। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक और फैक्टर है, लास्ट टाइम अजीत जोगी बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और बसपा का वहाँ से 2 से 3% का वोट बैंक है। अजीत जोगी का भी वहाँ जमीन पे असर था। अब अजीत जोगी वहाँ पर नहीं है। तो इस बार अब ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि जो 10% वोट बैंक, 8 से 10% अजीत जोगी और मायावती ने लिया था पिछले लोकसभा चुनाव में, वो अब कहाँ शिफ्ट होता है? 5%, 7% जो लिया था वो अब कहाँ जाएगा? क्योंकि मायावती का भी अब वहाँ बहुत ज़्यादा प्रेजेंस नहीं है और अजीत जोगी जब रहे नहीं, उनके बेटे की स्थिति वो है नहीं कि वो अजीत जोगी जैसा करिश्मा कर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। 61 सीटों का सर्वे आप देख चुके हैं अभी तक। बीजेपी इसमें आगे दिख रही है 49 पर और 11 सीटें इंडिया अलायंस जो है वो जीत सकता है।